राज्य में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, लोगों की परेशानी बढ़ी। सभी स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद रखने का आदेश। अभी और लुढ़केगा पारा। मंत्री इरफान अंसारी का बेहतर स्वास्थ्य सेवा पर बल। रांची सदर अस्पताल बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और विभिन्न जिलों में ब्लड सेपरेशन यूनिट स्थापना के लिए राशि स्वीकृत। निकाय चुनाव दलीय आधार और ईवीएम से कराने की मांग को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। पार्टी का आरोप, चुनाव में विलंब से अधिकारी बेलगाम, चरम पर भ्रष्टाचार। और रांची में पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। कल से रांची में स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता, राज्यों और विभिन्न इकाइयों के प्रतिभागी दिखाएंगे दम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हमलों के बावजूद हमारा सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है, जो भारत माता के करोड़ों वीर संतानों के स्वाभिमान और अदम्य साहस की गाथा है। प्रधानमंत्री 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का दौरा करेंगे। सौराष्ट्र स्थित प्रभास पाटन की पावन धरती, श्री सोमनाथ महादेव का दिव्य धाम, जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम। सदियों से प्रभास तीर्थ भगवान सोमेश्वर के भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। कहा गया है, सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापै प्रमुच्यते, यानी सोमनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हजारों वर्षों से धर्म और अध्यात्म के शिखर स्थल पर अनगिनत लोग महादेव के सानिध्य का अनुभव करते आ रहे हैं। लेकिन काल चक्र में वो तारीखें भी दर्ज हैं जब इस पवित्र तीर्थ का विध्वंस करने के लिए कुटिल आक्रांताओं ने दमनकारी प्रयास किए। ऐसा पहला प्रयास हुआ आज से ठीक 1000 साल पहले। साल था 1026। महमूद गजनवी ने इस तीर्थ पर बर्बरता की थी। न सिर्फ मंदिर को तोड़ा, बल्कि पावन शिवलिंग को खंडित किया। यहां तक कि उसके खंड को मस्जिद के फर्श में लगा दिया गया, ताकि आने जाने वाले लोगों के पैरों तले सनातनी आस्था को रौंदा जाए। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। आने वाले दौर में बर्बरता का चेहरा बदला, लेकिन दमनकारी सोच वही रही। फिर चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो या सुल्तान मुजफ्फर, महमूद बेगड़ा हो या औरंगजेब, दमन का यह अध्याय बार बार दोहराया गया। कोशिश थी कि घंटियों की गूंज शांत हो जाए और आस्था की लौ बुझ जाए। लेकिन भगवान शिव के भक्तों को भला कौन सी हुकूमत डरा सकती थी। अपने आराध्य के लिए अनगिनत सनातनियों ने अथक संघर्ष किया। हजारों लोगों ने अपना खून बहाया, ताकि भगवान सोमेश्वर का यह तीर्थ क्षेत्र सदैव लोगों के जीवन को आलोकित करता रहे। और यही तो सनातन की चिर निरंतरता है, जहां आस्था सीमाओं से परे है, जो लोगों के हृदय में और रगों में समाहित है, जहां हर श्वास महादेव से जुड़ी है, हर स्मृति महाकाल में एकाकार है। यही तो संस्कार है जो गंगा के मैदानों में, कावेरी के तट पर, नर्मदा की धारा में और गोदावरी के आंचल में विकसित हुई है। इसलिए हर उस विध्वंस के बाद जिसमें अस्तित्व मिटाने की हनक थी, लोगों की दृढ़ता हिमालय की तरह
ऊंची होती गई। आज 1000 साल के बाद जब हम देखते हैं तो विध्वंस के उस दौर को नहीं बल्कि पुनर्निर्माण की उस निर्बाध श्रृंखला को याद करते हैं जिसमें अहिल्याबाई होलकर से लेकर सरदार पटेल तक का योगदान अविस्मरणीय रहा है। जो क्रूरता की तलवारों पर भगवान शिव के त्रिशूल और कोटि कोटि भक्तों की अटूट श्रद्धा का जय घोष है। यह भी संयोग है कि यह साल वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल का भी वर्ष है। बीते 11.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है, जो श्री सोमनाथ धाम की लगातार दिव्य होती आभा का प्रतीक है। इस अटूट आस्था और अदम्य विश्वास के 1000 वर्ष पूर्ण होने पर आज पूरा भारतवर्ष सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। भूलना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, यह भारत की अडिग आस्था की प्रतिध्वनि है। श्री सोमनाथ महादेव की कृपा से आज जब देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है तो यह तीर्थ हमें प्रेरणा देता है कि बाधाएं कितनी भी बड़ी हों, उससे काफी बड़ा हमारा हौसला है। जय श्री सोमनाथ। इधर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए लिया गया संकल्प अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी मुख्यालय में भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान का दृष्टिकोण आज वास्तविकता बन चुका है। एक 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश ही नहीं है, वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज में लगातार 2 साल से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अर्थात जो सोमनाथ के संकल्प का विचार था वो आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। राज्य भर में सर्दी का सितम लंबा खींचता जा रहा है। शीतलहर और घने कोहरे के डबल अटैक से लोगों की परेशानी इन दिनों ज्यादा बढ़ गई है। राज्य भर के स्कूल शीतलहर और ठंड की वजह से अब 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल राज्य के कई इलाकों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। राज्य के पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, गुमला और कोडरमा जैसे जिलों में आज कहीं कहीं कोल्ड डे जैसे हालात रहे। पिछले 24 घंटे के दौरान लोहरदगा में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का संकल्प दोहराया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस दिशा में सरकार के विभिन्न पहलों की जानकारी साझा की है। श्री अंसारी ने बताया कि रांची सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के लिए 7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और निविदा भी जारी कर दी गई है। सरकार ने इसके अलावा सभी जिलों में ब्लड सेपरेशन यूनिट की स्थापना के लिए 19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। राज्य में निकाय चुनाव दलीय आधार पर तथा ईवीएम से कराए जाने की मांग को लेकर भाजपा ने आज विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन किया।
जामताड़ा के गांधी चौक पर आयोजित धरना कार्यक्रम में पार्टी नेता और पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत निकाय चुनाव नहीं करा रही है, जिससे विकास कार्य ठप पड़े हैं। अधिकारी बेलगाम और भ्रष्टाचार चरम पर है। पार्टी के अन्य नेताओं ने भी सरकार को निकाय चुनाव के मुद्दे पर घेरने का काम किया। नीति के तहत नहीं करा रही है, जिसके चलते विकास के काम बाधित है और जनप्रतिनिधि नगर निगम क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के नहीं रहने से अधिकारी बेलगाम होकर भ्रष्टाचार और लूट खसोट को बढ़ावा दे रही है और इसका सीधा संबंध राज्य सरकार के साथ। राज्य सरकार के द्वारा जो मनमानी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए लंबे समय से राज्य के सभी निकायों में चुनाव नहीं करा रहे हैं, इसके विरोध में और अविलंब सरकार सभी निकायों में चुनाव करे और ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव कराए। इसको लेकर के हम लोगों ने यह धरना प्रदर्शन किया है। विलम्ब के बावजूद भी एक न एक दिन तो चुनाव कराना ही है, तो उस चुनाव में हम धांधली कैसे करें? तो उस धांधली के लिए वो एक नई शगुफा छोड़ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। आज जब दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, नई नई तकनीक आ रही है, उस समय झारखंड सरकार ये कह रही है कि हम पुरातत्व विभाग में जो बंद हो चुका था मतपेटी, वो मतपेटियों को बाहर निकाल कर बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे। सिमडेगा में भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत ने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव नहीं कराकर राज्य सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। राज्य अफसरशाही के भरोसे चल रहा है और हर ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने दलीय आधार और ईवीएम से चुनाव कराने की मांग पर जोर दिया। पर निकाय चुनाव होना चाहिए, ईवीएम मशीन के आधार पर चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर पर ना हो कि ईवीएम मशीन पर यह निकाय चुनाव होना चाहिए। मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस आंदोलनरत है। इस सिलसिले में आज पार्टी द्वारा रांची में पदयात्रा निकाली गई और सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कई नेता मौजूद रहे। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लाया गया है। श्री चौहान ने तमिलनाडु के ईरोड में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि योजना में लाभार्थियों के लिए रोजगार की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को भुगतान समय पर मिलेगा। उन्होंने कहा कि रोजगार मिलने के 15 दिन में लाभार्थियों को राशि का भुगतान नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने IRCTC घोटाले से जुड़े मामले में लालू यादव को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से मना करते हुए साफ कहा कि फिलहाल मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी। लालू यादव ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था और ट्रायल पर स्टे लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मामले में CBI को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय की है। यह घोटाला का मामला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC के 2 होटलों के संचालन में अनियमितताएं की गई और इसके बदले जमीन के जरिए लाभ लिया गया। IRCTC घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस
जारी किया है। लालू यादव ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे। ये मामला रेलवे में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज दिल्ली कैंट में एनसीसी के गणतंत्र शिविर का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की ओर अनवरत अग्रसर है। उपराष्ट्रपति ने एनसीसी के योगदान को भी रेखांकित किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज दिल्ली कैंट में एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सीपी राधाकृष्णन ने कहा, एनसीसी का उद्देश्य युवा नागरिकों में चरित्र, भाईचारा, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहसिक भावना और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों का विकास करना है। उन्होंने कहा, पूरे भारत में अपनी उपस्थिति के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर हमारे युवाओं में सेवा, अनुशासन और देशभक्ति के मूल्यों को बढ़ावा दे रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर है और सक्षम तथा अनुशासित युवाओं द्वारा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। इधर राज्य में भी विभिन्न स्तरों पर गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह की तैयारी को लेकर समाहरणालय में बैठक हुई। 26 जनवरी को गोपाल मैदान बिष्टुपुर में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित होगा, जिसमें 8 प्लाटून शामिल होंगे और विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति पहल ने भारत में जल सुरक्षा को नई दिशा दी है। अमृत सरोवर योजना जल संचयन और जल संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। बाईस अप्रैल 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जल सुरक्षा की दिशा में एक दूरदर्शी संकल्प दिया, मिशन अमृत सरोवर। इस मिशन के तहत हर जिले में 75 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया गया और फिर शुरू हुआ मिशन मोड में काम। लेकिन अमृत सरोवर केवल एक सरकारी योजना नहीं रहा, बल्कि सरकारी योजनाओं को गति देने और तय समय में खत्म करने को लेकर प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर शुरू की गई प्रगति प्लेटफॉर्म ने इस योजना की न सिर्फ समीक्षा की, बल्कि इसे एक परिणाम केंद्रित राष्ट्रीय अभियान में बदल दिया। प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठकों में इस योजना को समय से पूरा करने के साथ ही गुणवत्ता और जवाबदेही से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया गया। प्रधानमंत्री की नियमित समीक्षा ने 10 मंत्रालयों और हर राज्य को एक साझा लक्ष्य से जोड़ा। इसी समग्र सरकारी दृष्टिकोण ने अमृत सरोवर मिशन को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा समग्र सरकार, वोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, वोल ऑफ नेशन की बात करते हैं। उस हिसाब से 50,000 से भी ऊपर जाके 68,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर जो है बनाए गए पूरे देश में। और अब यह अमृत सरोवर जो है उनकी प्रगति मीटिंग के माध्यम से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसकी समीक्षा करते हैं तो उससे और भी ज़्यादा समन्वय जो है मंत्रालयों के बीच में, सबके बीच में बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री के विजन के मुताबिक पुराने तालाबों के पुनर्जीवन से लेकर नए जलाशयों के निर्माण तक एक विस्तृत और व्यवहारिक एक्शन प्लान जमीन पर उतारा गया। 15 अगस्त 2023 तक कुल 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य था, लेकिन प्रगति के तहत इसमें काफी तेजी आई और आज देश के कोने कोने में 68,000 से ज्यादा अमृत सरोवर तैयार हो चुके हैं, जबकि अमृत सरोवर मिशन का दूसरा चरण अभी जारी है। हर सरोवर कम से कम 1 एकड़ क्षेत्र में फैला और 10,000 क्यूबिक मीटर या उससे अधिक जल धारण क्षमता के साथ इन जलाशयों के आसपास 23 लाख से अधिक छायादार वृक्ष लगाए गए।
प्रधानमंत्री की प्रगति समीक्षा का ही परिणाम है कि अमृत सरोवर आज जल संकट से निपटने का एक प्रभावी समाधान बन चुके हैं। इस योजना के तहत न केवल सतही जल की उपलब्धता बढ़ी है, बल्कि भूजल स्तर में सुधार हुआ है, सिंचाई को नया आधार मिला है और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिली है। अमृत सरोवर योजना के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये तालाबों की सफाई और सुंदरीकरण के तौर पे किया गया, और यहाँ इसके अलावा ये लोकल के जो लोग हैं उनको एक रोजगार का साधन भी मिला है। अमृत सरोवर बन जाने की वजह से वाटर लेवल ये गाँव का बहुत अच्छा रहता है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से पेड़ों का विकास हुआ है, पेड़ लगाए गए हैं, पेड़ बड़े हुए, उससे हम लोगों को बेहतर जलवायु प्राप्त होती है, अच्छे लेवल में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, और मैं इन सब चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ। प्रधानमंत्री की निरंतर प्रगति समीक्षा एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बनी, जिसने मिशन अमृत सरोवर को एक सामान्य सरकारी योजना से आगे बढ़ाकर कुशल, पारदर्शी और समुदाय संचालित राष्ट्रीय पहल में बदल दिया। पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ रांची स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने विधिवत रूप से किया। पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में हुआ। रांची विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू सुदेश कुमार साहू ने आयोजन की मेजबानी के लिए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रति आभार जताया है। वहीं स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि 7 दिवसीय प्रतियोगिता में 52 विश्वविद्यालयों के 1200 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। झारखंड खिलाड़ियों का राज्य रहा है और यह आयोजन होने से यहाँ के खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ेगा, वो मोटिवेट होंगे और दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों के साथ तालमेल बैठेंगे, उनके कार्यकलापों को देखेंगे, उनके खेलों को देखेंगे। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, इन सारे स्टेटों से जो ईस्ट जोन की जो एरिया पड़ती है उससे 52 यूनिवर्सिटीज़ की टीमें भाग ली है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के ऑब्जर्वर प्रोफेसर विशाल ने प्रतियोगिता की सराहना की। उन्होंने कहा कि मेजबान रांची विश्वविद्यालय की ओर से खिलाड़ियों के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं और प्रतिभागियों को खेल का बेहतर वातावरण उपलब्ध हो रहा है। शासन द्वारा सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं, ये बहुत ही एक्सीलेंट हैं। एक खिलाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बेहतर फुटबॉल फील्ड की एनवायरनमेंट बेहतर है। शुरुआती फुटबॉल मैच साईनाथ यूनिवर्सिटी रांची और अलियाह यूनिवर्सिटी कोलकाता के बीच खेला गया। इसमें साईनाथ यूनिवर्सिटी की 3-2 से जीत हुई। वहीं दूसरा मैच भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के बीच खेला गया। इसमें 4-1 से भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुर की जीत हुई। BRA यूनिवर्सिटी वर्सेस आपका BN मंडल यूनिवर्सिटी का बीच मैच हुआ, जिसमें 4-1 रिजल्ट हुआ है। आपका BRN मुजफ्फरपुर 4-3 से लूज़ की है, ठीक है, और BN मंडल ने विन किया इसमें। और अभी तीसरा मैच बचा हुआ है, जो ये ओपनिंग सेरेमनी के बाद तीसरा मैच खेला जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों से फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने आए कोच और खिलाड़ियों ने बिरसा मुंडा की धरती पर आयोजित इस प्रतियोगिता की सराहना की। उन्होंने कहा कि समुचित व्यवस्था के साथ शांतिपूर्ण रूप से खेल हो रहा है। वहीं खिलाड़ियों ने बताया कि उन्हें गांव से निकलकर खेल के स्टेडियम में आने का मौका मिला। बिहार यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंट कर रहा है रांची में, ये रिप्रेजेंट करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग यूनिवर्सिटी टीम बना के आए हैं और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा कि स्टेडियम में हम लोग पहली बार खेल रहे हैं ऐसे, क्योंकि छोटे ग्राउंड से खेल करके हम बड़ा ग्राउंड में आ रहे हैं। हम इमली चट्टी मुजफ्फरपुर से और अपने बिहार यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने आए हैं रांची में। अच्छा लगा यहाँ खेल करके और बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा हमारा। वातावरण तो बहुत अच्छा रहा, व्यवस्था इतनी अच्छी रही, ऑफिसिटिंग जो मैच रेफरी यहाँ रहे वो तो बहुत ही अच्छे रहे, क्योंकि किसी चीज़ का यहाँ पर जो कमती चीज़ झारखंड के जैसा हम लोग सुने थे नाम, वाकई झारखंड वैसा है। अंत में जाते जाते देखते हैं सोशल मीडिया की दिलचस्प और खास झलकियां करा रही है।
और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, लोगों की परेशानी बढ़ी। सभी स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद रखने का आदेश, अभी और लुढ़केगा पारा। मंत्री इरफान अंसारी का बेहतर स्वास्थ्य सेवा पर बल, रांची सदर अस्पताल बोन मारो ट्रांसप्लांट यूनिट और विभिन्न जिलों में ब्लड सेपरेशन यूनिट स्थापना के लिए राशि स्वीकृत। निकाय चुनाव दलीय आधार और ईवीएम से कराने की मांग को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, पार्टी का आरोप चुनाव में विलंब से अधिकारी बेलगाम, चरम पर भ्रष्टाचार। और रांची में पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू, कल से रांची में स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता, राज्यों और विभिन्न इकाइयों के प्रतिभागी दिखाएंगे दम।